जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमरुद्दीन है। स्वागत है इमरुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 3 कराएंगे। हालांकि इस चैप्टर का पहला नंबर लेक्चर आपको करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको समझाए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम लोग एक एक करके डिस्कस किए थे और हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके कल्पना करके आपको बताए थे ताकि आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्नावली 3.1 पे पूरा फोर्स करा के और आपको समझाए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.2 को पूरा फोर्स करेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको सब को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपके दिमाग में पूरे उतारेंगे। एकदम सावधानी पूर्वक आपको इस वीडियो में बन के रहना है। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उस सब के पास इस वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपके दोस्त को भी अच्छी तरह से पढ़ने होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्त को व्यवस्था उपलब्ध कराइए, इस वीडियो के माध्यम से आप उसको पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो अगला टॉपिक है वो क्या है और किस तरह है, उसको पहले समझेंगे। उसके बाद उस पर जो आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 उसको भी हम लोग पूरी अच्छी तरह से करेंगे और सावधानी पूर्वक करेंगे। थोड़ा भी इधर उधर नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, ताकि आपको कौन से पूरा समझने को मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, अब उसी का है कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप इस वीडियो में सीखना है आपको कि व्यापक रूप क्या होता है रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है और युग्म में क्या होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि रैखिक समीकरण रहेंगे लेकिन दो रहेंगे क्योंकि जोड़ा लगाना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि समीकरण क्या होता है, तो समीकरण की अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लीजिए कि ax प्लस में by प्लस सी, और ये क्या है, एक बहुपद है और समीकरण तब बन जाता है जब इक्वल टू में हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 डाल दिए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी, 2 भी, या फिर x भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ भी ना कुछ भी डिजिट होना चाहिए इक्वल टू में। ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। इसको अच्छी तरह से मैंने आपका पहला लेक्चर में अच्छी तरह से आपको पढ़ा चुका हूं, आप बस यहाँ पे इतना समझ गए। ठीक है, चलिए अब बात हो रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है आपको जोड़ा। ठीक है, ये तो समीकरण बन गया और युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो इसको देखिए, ये जो समीकरण है इसमें जो a है, a को हम a1 कर दे तो कोई प्रॉब्लम है, b को b1 कर दे और c को c1 कर दे तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। चलिए, ये इक्वेशन बन चुका है। इसी प्रकार अगर एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि ये a है तो a2 कर देते हैं और x प्लस में b है तो b2 कर देते हैं और y और प्लस में क्या हो जाएगा, c1 है तो c2 कर देते हैं, इक्वल टू में फिर से 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, आया है a1x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका ये रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है। इस चीज को पहले आप नोट कर ले। ठीक है, ये क्या है आपका, तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। समीकरण मतलब क्या होता है कि जिसके बहुपद में इक्वल टू में कुछ ना कुछ आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए या x आ जाए, कुछ आ जाए तो समीकरण बन जाता है। और युग्म क्या होता है कि जब रैखिक समीकरण युग्म का जोड़ा बन जाए, जैसे कि पहला समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, जोड़ा बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण, ये जोड़ा बन चुका है। अब इसमें ये हो गया आपका व्यापक रूप। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या देखना होता है वो जरा देखिए। अगर इस समीकरण में हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहला तो आपको अगर हम पहला इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है a1, फिर से आपको मिलता है b1, उसी प्रकार आपको मिलता है c1। ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये a1 b1 c1, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, c1 है।
C1 है, ठीक है। तो A1 B1 C1 ये क्या होता है आपका, तो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम समीकरण 2 में देखें, समीकरण 2 में देखें तो यहां पे आपको आता है A2 B2 और C2। ये भी जो है आपका, ये भी जो आपका A2 B2 और C2 ये भी आपका वास्तविक संख्या ही होता है। क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है। क्लियर है। यानी कि जो आपको समीकरण में दिख रहा है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये सब क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। और एक बात आप यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्या, तो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए यहाँ पे जो A1 है, ठीक है, और आपको B1 है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये A1 और B1, ठीक है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस चीज को समझिए। अगर A1 कभी 0 होता है तो यहाँ पे जो x है इसको भी 0 बना देगा। अगर B1 अगर 0 होता है तो ये जो y है इसको भी 0 बना देगा। तो जब यहाँ पे जो y है और x है ये क्या है, चर है। तो जब चर रहेगा ही नहीं तो हम समीकरण का क्या बता है कि रैखिक समीकरण क्या होता है कि चर का मान क्या होता है, अधिकतम 1 होता है। रैखिक मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो चर का मान अधिकतम 1 होना चाहिए, तब जाकर वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे जो चर है रहेगा ही नहीं, तो फिर उसका हम घात कहाँ से देखेंगे। इसलिए A1 और B1 आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर C1 अगर 0 है तो चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी लागू होता है कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे A2 है, ठीक है, और B2 है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से जान जाइए, ठीक है। आई होप कि आप ये बात को समझ गए होंगे। अब चलिए इसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, इसी चीज को, इसी सिलसिला को आगे हुए बढ़ाते हुए देखेंगे। तो आपका ये क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है। अगर हम व्यापक रूप में देखें तो यहाँ पे क्या है आपका A1 है और A2 है। तो अगर हम A1 और A2 को अनुपात में बदल दे, तो अगर यहाँ पे B1 है तो B1 और B2 को अनुपात में बदल दे तो क्या होगा, और यहाँ पे C1 है और C2 को अनुपात में बदल दे तब क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम आपको कहें कि A1, एक मिनट, A1 बटा A2 अगर हम इक्वल टू कर दे B1 B2 और इक्वल टू कर दे C1 C2, इसके जितना भी यहाँ पे x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद, ठीक है, उस सबको हम लोग क्या कर दिए हैं कि दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हुए उसको अनुपात में बदल दिए हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि A1 रेशियो A2, B1 रेशियो B2 और C1 रेशियो C2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें कई चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। अब ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है उसको जरा देखिए, ठीक है। तो आपको तो मैं बता दिया कि इतना चीज़ होता है। अगर इसमें मैं आपको कहूँ कि ये जो आपको A1 है और A2 है ये नॉट इक्वल टू अगर B1 और B2 के रहे तो क्या होगा, ठीक है। ये A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 अगर रहे तो क्या होगा। देखिए इस सिचुएशन में आपको क्या होता है कि इसका जो मान होता है और इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, आगे चल के जब हम लोग यहाँ पे पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला समीकरण का एक ठो ग्राफ होगा और दूसरा समीकरण का एक और ग्राफ होगा। तो इसका जो सबसे पहले ग्राफ होगा, अगर यहाँ पे आपको A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा बराबर में, तो इसको जो ग्राफ होगा तो ध्यान रखिएगा, एक तो ग्राफ मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से अगर एक सरल रेखा जाता है तो दूसरा सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए जाएगा, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आ गया कभी भी आपका इक्वेशन, ठीक है,
जो आपका अचर पद है, अचर पद को अगर इस प्रकार से अगर आप देख लेते हैं कि a1/a2 और b1/b2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इक्वल टू में, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से होगा। और इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, तो प्रतिच्छेद कहता है। एक दूसरे को क्या करता है, तो प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको यहाँ पे इस प्रकार का दिखे तो इस प्रकार का ग्राफ होगा, उसको हम लोग प्रतिच्छेद कहते हैं। और आगे हम लोग समझते हैं, अगर इसी प्रकार से एक ये पहला आपका सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम दूसरा सिचुएशन को देखेंगे, दूसरा सिचुएशन में क्या हो सकता है उसको देखिए। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक होगा a1/a2 इक्वल टू हो सकता है b1/b2, यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा इक्वल टू में। और हो सकता है कि यहाँ पे इक्वल टू ना करे कि c1/c2, ठीक है। आपको हो सकता है कि ये दोनों एग्जिस्ट कर जाए लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे। तो इस सिचुएशन में जो आपको ग्राफ होता है वो मान लीजिए कि पहला समीकरण का ग्राफ ऐसा गया, ठीक है, ऐसा गया। और दूसरा समीकरण का भी ग्राफ इसी प्रकार से एकदम समान दूरी पे, ठीक है, समान दूरी को मेंटेन करते हुए सीधा चला गया, तब क्या होगा, समान दूरी को मेंटेन करते हुए सीधा चल गया। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग समांतर बोलते हैं। और एक सिचुएशन आपको ये बन सकता है 3 नंबर में कि ये जो आपका रेशियो है ये आपका ये हो सकता है कि a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 और ये भी इक्वल टू एग्जिस्ट कर गया c1/c2। आपका दूसरा ये, तीसरा ये हो सकता है कि आपका तीनों बराबर हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है जरा देखिए, अगर इस सिचुएशन में इस प्रकार से अगर आपको कभी आता है तो आपको क्या करना होगा उस चीज को समझिए जरा। अगर इस सिचुएशन में कभी भी आपका दोनों समीकरण का रेशियो बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ग्राफ होगा कि मान लीजिए कि इस समीकरण का पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है, एकदम सीधा जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो ग्राफ होगा इसी पे मर्ज होके जाएगा, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ होगा बिल्कुल इसी पे मर्ज हो जाएगा, इसी पे क्या हो जाएगा, तो मर्ज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसी पे मर्ज हो जाएगा। यानी कि अगर तीनों जो रेशियो है अगर बराबर हो गया तो एक दूसरे को क्या होगा, आपको समानुपाती होगा, ठीक, क्या होगा, तो ये समांतर था और ये संपाती हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और आता है, वो क्या होता है आपको वो भी दिखा देते हैं, वो भी बता देते हैं क्योंकि ये सब थ्योरी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेदी दोनों रेखा एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। एक मिनट, उधर नहीं लिख रहे, यहाँ लिखते, यहाँ पे अगर प्रतिच्छेदी रहेगा तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अगर समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रतिच्छेद रहेगा तो एक हल होगा, अगर समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं, अगर एक दूसरे को पूरा ढक ले यानी कि समानुपाती रहे तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे दोनों रेखा तो
प्रतिच्छेदी और एक हल होगा। अगर एक दूसरे को समांतर रहे तो कोई हल नहीं, अगर संपाती रहे तो अनेक हल होगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हल पॉसिबल है, एक ही हल क्यों ना हो, लेकिन आपको हल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे संगत। ठीक है, अगर यहाँ पे हल जहां जहां आपको एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो संगत बोलते हैं, संगत बोलते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पे कोई हल नहीं, यहाँ पे आपका हल पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग असंगत। ठीक है, असंगत, असंगत। ठीक है, अगर फिर से यहाँ पे देखिए अनेक हल है लेकिन हल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, संगत बोलेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपका यहां से शुरू हुआ था समीकरण 1 और समीकरण 2 के व्यापक रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b1 और c2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, और a2 b2 और यहाँ जो a1 b1 है ये 0 के बराबर नहीं है। अब उसके जब हम रेशियो को देखते हैं तो रेशियो में जब ये पहले बार में एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रतिच्छेद एक हल और संगत होता है, और जब पहली बार में एग्जिस्ट करता है और दूसरी बार में एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका रेखा क्या होता है, समांतर होता है, कोई हल नहीं और असंगत होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब तीनों एग्जिस्ट कर जाता है तो संपाती होता है, अनेक हल होता है और संगत होता है। ठीक है, तो संगत आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपका यहाँ पे दिख रहा है, केवल यहाँ पे आपका असंगत है। तो ये आपको याद में करने में और ध्यान में रखने में भी आपको ये ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। तो पहले इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, जो कि आपका प्रश्नावली 3.2 है। ठीक है, तो पहले इसको सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले, आई होप कि आपको ये नोट कर लिए होइएगा। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्नावली है, ठीक है, क्या है, तो प्रश्नावली है। प्रश्नावली को जरा देखें, प्रश्नावली 3.2, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है और क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है, क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म को बनाना है, जिस प्रकार से हम प्रश्नावली 3.1 में बनाए थे उसी प्रकार। और कहता है कि उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में आपको बताए थे कि जो प्रश्नावली 3.2 होगा उसको हमको ग्राफी विधि से हल करना होगा, तो आपको यहाँ पे ग्राफी विधि से हल करना है। तो हम लोग उसको भी समझेंगे। पहले जो हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के जो समीकरण बनाते हैं उसको प्रक्रिया हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं पहले, जो कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ मौजूद है। क्या कहता है कि कक्षा 10 में, क्या कहता है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लड़कियों और लड़कों की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल में हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना। ठीक है, माना हमको ये पता नहीं कि लड़की कितना है और लड़का कितना है, तो हम लोग मानेंगे कि लड़कियों की संख्या इक्वल टू x। ठीक है, तो माना लड़कियों की संख्या अगर x मान लेते हैं तो लड़कों की संख्या फिर हम कुछ मान लेंगे, तो माना लड़कों की संख्या इक्वल टू मान लेते हैं y। तो मैंने ये
प्राप्त किया मान करके कि जो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो जब आप प्रश्न से पढ़िएगा तब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको बना करके लिखना है ताकि एग्जामिनर पूरा खुश हो, ठीक है, और आपको पूरा मार्क्स दे बोर्ड में। देखिए कहता है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहीं तक समाप्त कर देता है कि आपके जो 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तो देखिए हमने लड़कियों की संख्या को x माना है और लड़कों की संख्या को y माना है। तो जो टोटल मिलाकर कितना है, तो 10 विद्यार्थी है। कहने का मतलब कि x प्लस y यानी कि लड़कियों की संख्या और प्लस y लड़कों की संख्या कर देते तो किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। इतना बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन आपको तैयार हो जाता है, यानी कि जो आपको पहला स्टेटमेंट था, ठीक है, उसका अगर हम बीजगणितीय निरूपण कहें तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा और यही आपका पहला इक्वेशन भी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए उसी प्रकार अगर हम पुनः प्रश्न से चले, ठीक है, पुनः प्रश्न मतलब होता है दोबारा प्रश्न से, ठीक है, पुनः, एक मिनट, पुनः प्रश्न से, प्रश्न से कहने का मतलब दोबारा प्रश्न से। तो पहला कथन आपको यहाँ पे समाप्त हुआ था, उसके बाद कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या है, कम है, और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को इक्वल, यानी कि हमको समीकरण तैयार करना है तो दोनों को इक्वल करना है। तो मान लीजिए कि इधर लड़कियों की संख्या है और इक्वल टू के इधर लड़कों की संख्या है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि आपका जो x है ये 4 अधिक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमको लड़कों की संख्या को अगर हम 4 अधिक कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। तो दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो आप आगे क्या कहता है, अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे समीकरण क्या मिलेगा, देखिए यहाँ x है और इधर जो y है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का y और इक्वल टू में 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, ठीक है, जो आपका दूसरा नंबर स्टेटमेंट था, दूसरा नंबर जो कथन था, उसका जो समीकरण निकल के आया है बीजगणितीय निरूपण, आपका यही निकल के आया है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट का कथन ये हो गया, आपका बीजगणितीय निरूपण, ठीक है, जो आपको कह रहा था, ठीक है। चलिए, और दूसरा कथन का जो आपको समीकरण हो गया आपका ये हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें उस चीज को समझना है। हमें क्या करना है कि आपको इसको क्या चीज से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से, ठीक है। आपके क्वेश्चन को फर्स्ट में ही बोल दिया था कि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेना पड़ेगा। तो आप इतना प्रोसेस से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालना सीख गए। इसके बाद हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यू का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पहले इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख पा रहे होइएगा कि पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम लोग एक पेज लेते हैं और पहला नंबर इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन जो पहला है आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई, यहाँ पे भी y है ना, y है, और ये क्या हो गया, तो 4 के बराबर है, ये आपका इक्वेशन दूसरा हो गया। यही आपको मैंने इक्वेशन निकाल के यहाँ पे दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है, जो कि आपको यहाँ, अब यहाँ से आपको हल करना है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ये आपका क्या है, पहला इक्वेशन है।
और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग एक ग्राफ तैयार करते हैं, जिसमें अगर हम x का वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम यहाँ डालते हैं तो x से जब वैल्यू कुछ डालेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा क्या, तो y इक्वल टू हमें निकलेगा, इधर x जो प्लस में इधर आकर माइनस में होगा तो आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस x मिलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम कुछ भी डालते हैं तो मुझे यही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ डालते हैं। अगर x का वैल्यू अगर हम 5 डालते हैं तो कुछ मुझे क्या मिलेगा, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया है इस समीकरण को, तो x इक्वल टू हो गया है, एक मिनट, x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू हो गया है, y इक्वल टू हो गया है, अगर इधर 10 है 10 और इधर जो प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा y, नहीं x होगा ना, इधर y इक्वल टू लिख रहे हैं तो इधर जो प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, अगर x की जगह पर 5 डाल देते हैं तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 5, यानी कि y का जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो भी 5 मिलेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, मुझे 5 मिला। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेंगे कलर चेंज करके, 5 मिला। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे कि हम फिर जो x का वैल्यू है वो कुछ और पुट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए 2 नहीं हम 4 पुट करते हैं। ठीक है, तो मुझे फिर से यहाँ पे x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, अगर हम फिर से कहेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है 10 माइनस 5 है, तो y इक्वल टू तो 10 तो रहेगा ही, और x जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, तो 4 पुट कर रहे हैं, तो y के वैल्यू में से क्या मिलेगा आपका, 10 में से जब 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मुझे 6 मिल जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन का आपका फिगर तैयार है, चार्ट तैयार है। उसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन को भी लेते हैं। दूसरा इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू कुछ डालते हैं, ठीक है, तो मुझे y का वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, देखिए माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आपका 4 और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस है इधर अगर भेजेंगे तो इधर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका x प्लस में हो जाएगा और माइनस में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार एक और हम इधर फिगर तैयार कर लेंगे। इस फिगर में क्या होगा जरा देखिए, इस फिगर में x का वैल्यू फिर से डालेंगे और y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू क्या लाए हैं, x माइनस 4 लाए हैं। ठीक है, लाए हैं। अब देखिए हम लोग x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग x का वैल्यू कितना पुट कर दे, तो 5 पुट कर देते हैं फिर से। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा, 5 पुट करते हैं तो 5 और माइनस का 4, यानी कि जो मुझे y का वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, y इक्वल टू मुझे मिलेगा 1। ठीक है, तो मुझे अगर x का वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उसी प्रकार एक और फिगर तैयार करेंगे और एक फिगर तैयार करके मुझे क्या मिलेगा, देखिए कि क्या है यहाँ पे y इक्वल टू है, तो x जगह पे फिर से हम पुट कर देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको 7 पुट कर देते हैं, तो जब x जगह पे 7 पुट करेंगे और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए 4 में से अगर 7 जाएगा तो मुझे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू मुझे फिर से कितना मिला है, तो 3 मिला है। ठीक है,
यहाँ पर मुझे जब x का वैल्यू 5 पुट कर रहे थे तो y का वैल्यू 5 मिला था, और फिर से x का वैल्यू जब हम 4 पुट किए हैं, 4 पुट किए हैं ना, नहीं 5 पुट किए हैं, 1 मिनट, x का वैल्यू हम 4 पुट किए थे, है ना, ठीक है, तो मुझे 6 मिला था। क्लियर है, चलिए, और ये भी क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये पहला इक्वेशन का जो आपको पॉइंट बन रहा है, यानी कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे तो वहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा हमको, तो x में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और y में मुझे फिर से 5 मिलेगा, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x में हमें 4 मिलेगा, दूसरा पॉइंट हमें जो y का है वो 6 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जब मिलेंगे तो x में मुझे 5 मिलेगा और y में मुझे 1 मिलेगा, और x में फिर से हमको 7 मिलेगा और y में मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम इस जो आपका पॉइंट है इसको सजाते हैं, उसके बाद उसको सजाएंगे, ठीक है। तो पहला जो मुझे पॉइंट है 5,5 और 4,6, चलिए इसको हम सजाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट कितना था आपका, पहला जो पॉइंट था वो 5,5 का था, और दूसरा पॉइंट था आपका वो क्या था, 5,4 था क्या, एक बार देख ले फिर से, इधर गया, 4,6 था, क्या था, तो 4,6 था, यही था। इसको जब हम इस पे बैठाएंगे तो देखिए जो मुझे प्लस में जा रहा है, इधर का जो होता है आपका x होता है और प्लस भी होता है, ठीक है, और इधर आपका y होता है और प्लस होता है, इधर आपका x डैश होता है और माइनस होता है, इधर आपका y होता है और y डैश होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस वाला चीज़ इधर है और प्लस वाला चीज़ इधर है, इधर आपका माइनस है, उधर माइनस है, तो ये दोनों पॉइंट देखिएगा तो आपको प्लस में मिला है, यानी कि पहले जो होता है आपको x का होता है और दूसरा आपका y का होता है, ठीक है। ये जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉलेज के तौर पे समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए तो 5 है, तो 5 आपका क्या है, ये है, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 है, तो 5 आपका क्या है, ये है। इससे जब बनेगा बिंदु, तो बिंदु क्या बनेगा जरा देखिए, इससे बिंदु आपका कहीं यहाँ पे बनेगा एक बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु बनेगा ये 5,5 का बनेगा। उसी प्रकार एक ये है, इसका बिंदु कहाँ बनेगा, देखिए आपका 4 है ये बिंदु, और उसके बाद 6 है आपका ये बिंदु। तो इसका मान लीजिए कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा आपको सीधा, ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा जो आपको 4,6 का पॉइंट हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपको इतना करने के बाद दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं एकदम बराबर, दोनों पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग मिलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट मिलना चाहिए आपको वो बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, ये एक दोनों को बीच में होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप जब ग्राफ के कॉपी पे बनाइएगा तो ये आपको एकदम सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाते हुए आप लोग ग्राफ का कॉपी जरूर इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ग्राफ। उसी प्रकार हम लोग फिर से दूसरा जो पॉइंट है उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो दूसरा जो फिगर था, दूसरा इक्वेशन का, वो क्या था जरा देखिए, किधर गया, तो दूसरा जो था आपका x में आपका 5 था और y में 1 आया था, ठीक है। तो
क्या हो गया, 5 और 1 था, और दूसरा में क्या था आपका 7 और 3 था। यही पॉइंट आया था, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यही था, 5 और 1 हो गया और 7 और 3। ठीक है, यही था। माइनस में भी था क्या, एक मिनट देखिए जरा, माइनस में कुछ नहीं आया था ना, माइनस में कुछ नहीं आया था, एक मिनट, चलिए बहुत बढ़िया। तो यही था। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन पे इसको अपलोड करेंगे। तो नंबर लाइन पे जब इसको अपलोड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा, यहाँ पे 5 है, 5 आपका फिर से यहीं रहेगा, और 1 है, 1 आपका कहाँ रहेगा, ये रहेगा। तो इससे मिला जुला मिलता जुलता जो एक पॉइंट बनेगा, मान लीजिए कहीं यहाँ पर बनेगा, जो आपको 5,1 का रहेगा। दूसरा आपका 7 और 3 है, मान लीजिए कि 7 ये है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का 3 आपका ये है। इससे मिला जुला जो एक पॉइंट कॉमन होगा, ये कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम होगा 7,3। अब क्या करते हैं हम लोग कि फिर से एक और रेखा हम लोग खींचते हैं। ठीक है, और एक रेखा हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों पॉइंट को मिलाते जुलाते चलेंगे। आपका एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट ये है, इसको हम लोग मिलाएंगे। और मिलाते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और एकदम सीधा होना चाहिए, और दोनों पॉइंट को एक दूसरे को क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती होनी चाहिए। तो मैंने दोनों पॉइंट को प्रतिच्छेद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ग्राफ का कॉपी यूज करिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा, आपको इतना झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। तो आप देख पाए होइएगा कि यहाँ पे जो आपको मिला है, ये जो दोनों का एक क्या मिला, कॉमन बिंदु मिला। ठीक है, दोनों का कॉमन बिंदु आपको यहां पर मिला है। तो इसमें आप देखिएगा तो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स वाले क्या हो गया, तो एक्स इक्वल टू में देखिएगा 7 है। ठीक है, और वाई के इक्वल टू में देखिएगा तो वाई यहाँ पे 7 पे कटा है, और वाई में कटेगा तो 3 पे कटा है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 3 हो गया। तो इस समीकरण में, ठीक है, ये जो दो समीकरण था आपका, इसमें आपको दो समीकरण जो था, यहाँ पे मैंने जो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जो लाया था, ये दोनों में जो आपको x निकलेगा, x का वैल्यू 7 निकलेगा, और आपका y का वैल्यू 3 निकलेगा। यानी कि जो हमने यहाँ पे माना लड़कियों की संख्या x था, तो x आपका यानी कि लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या यहाँ पे जो निकल के आया है बच्चों, कितना निकल के आया है आप सभी बताएं। लड़कियों की संख्या 7 निकल के आया है, और लड़कियों की संख्या कितना, लड़कों की संख्या 3 निकल के आया है, और ये 7 निकल के आया है, जो कि आपके ग्राफ पे यहाँ पे आ चुका है, जो कि ग्राफ पे आपको x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 आ गया है। तो ग्राफी विधि से हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से बात समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह समझ आया, हम लोग आगे बढ़े, चलिए। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, और ध्यान रखिएगा ग्राफ का क्वेश्चन बनाते समय आप लोग ग्राफ कॉपी का यूज जरूर करिएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन है, ये हो गया, ये सब हो गया, और अब आते हैं यहां पे। तो 2 नंबर सवाल क्या कहता है उसको जरा देखिए। इसको भी ग्राफिक विधि से हल करना है, आप समझ गए होइएगा। चलिए, कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7
कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों ठीक है, कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम लोग को हल में क्या करना पड़ेगा, पहले हमको मानना पड़ेगा, हल में माना। अब देख रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलम मिलाकर 50 रुपये है। हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि जे चीज को निकालना है वही चीज को मानना पड़ेगा। माना एक पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x, और माना एक कलम का मूल्य इक्वल टू y। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमने माना है x और y। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो एक पेंसिल का जब हमने मूल्य x माना है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5y होगा। आपको पता होगा कि जब एक समान का हमें पता चल जाता है तो जितना समान रहता है उसी को गुना कर देते हैं। तो एक समान का मूल्य मुझे एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य होगा 5x, सॉरी। ठीक है, अब देखिए प्लस में क्या कहता है कि 7 कलम, तो 7 कलम का जो माने y माने तो 7y होगा, और टोटल मूल्य कितना है तो 50 है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन को पढ़ करके ये जो हमने बनाया है ये पहला आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ये जो पहला कथन था आपका, पहला कथन का ये क्या हो जाएगा, ये पहला कथन का पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम फिर से पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से लिखेंगे हम लोग। पुनः प्रश्न मतलब दोबारा प्रश्न से, यहां पे क्या होगा जरा देखिए। आगे यहां तक की बात तो कह गया था, आगे कह रहा कि जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y इक्वल टू कितना है, तो 46 रुपया है, तो 46। देखिए तो दूसरा जो कथन है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दूसरा कथन था उसका जो इक्वेशन निकल के आएगा आपका इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि आपको x और y का वैल्यू पुट करके एक चार्ट बना करके, एक वैल्यू चार्ट बना करके दोनों का आप क्या कर सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जा करके आप पुट करके आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, जिस प्रकार से मैंने पहले क्वेश्चन को किया था। तो आप लोग इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने कॉपी के फिगर जो आपको ग्राफ कॉपी होता है उस पर बनाइए और इसका आंसर आप हमें दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करा चुका हूं। ये क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से करा चुका हूं। मैंने पहला इक्वेशन बनाया था, दूसरा इक्वेशन पहला इक्वेशन से तैयार किया और दूसरा इक्वेशन से तैयार किया, और हमने कहाँ गया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे गया, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट किए थे। तो उसी प्रकार से इसको करके बताइए हमें। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब जो हमने पहले पढ़ा था उसको अपनाने का समय आ गया है। ठीक है, कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर समानुपाती है। तो जो मैंने पहले में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो पहला इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है। तो इसमें देखिएगा
तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, रेशियो का, अनुपात का, A1/A2 इक्वल टू में B1 एक मिनट B1 नहीं B2 B1/B2 और क्या हो जाएगा C1/C2 हो जाएगा। इसमें 3 सिचुएशन निकल के आते थे। तो अगर इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है आपको A1 क्या है, तो आपका देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहला इक्वेशन में जो होता है A1 होता है, B1 होता है और C1 होता है। दूसरा इक्वेशन में A2 होता है, B2 होता है और C2 होता है। तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा आपका 5 के बराबर हो जाएगा और A2 क्या हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ क्या है तो -4 है और यहाँ क्या है तो +6 है। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, 5/7 और -4/6 ये इक्वल नहीं है। क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले बार में ये एक दूसरे को इक्वल नहीं कर रहा, तो अगला बार हम चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, आप किसी भी समीकरण को लीजिएगा, अगर आपको इसके बेसिस पे रेशियो में अगर आपको तुलना करना होगा, अगर पहला अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बराबर नहीं है, तो आगे चेक नहीं करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे एक दूसरे को पहले बार में अगर एक दूसरे को इक्वल नहीं कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा एक इक्वेशन का आपको इस प्रकार का होगा, तो दूसरा इक्वेशन का इस प्रकार का होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा रहेगा तो इसको नाम देंगे हम लोग प्रतिच्छेदी। क्या देंगे, प्रतिच्छेद। ठीक है, और प्रतिच्छेद में क्या होता है तो एक दूसरे को काटता है। क्या करता है, एक दूसरे को आपको काटता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद है। ठीक है, और इसका क्या होगा तो संगत होगा, संगत होगा, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या होगा एक हल होगा, एक हल होगा और क्या होगा तो संगत होगा। तो इस चीज को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि एक दूसरे को क्या बिंदु प्रतिच्छेद करती है, या फिर समांतर जाती है, या कि संपाती जाती है। तो बस आपको यही चेक करना था, तो आप इस सिचुएशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसी का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखिए 2 नंबर में क्या है, कहता है कि 9x + 3y + 12 = 0 और 8x + 6y + 24। अब इसमें भी हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, तो वही चीज करना पड़ेगा। क्या, तो देखिए A1/A2 इक्वल टू में होता है आपको B1/B2 और C1/C2 होता है। अब देखिए यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन में A1 की जगह पे 9 और 18 और A2, उसी प्रकार 13 हो जाएगा, यहाँ पे बटा में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 का 9 9 दूनी 18, यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट कटेगा ये, तो 1/9 बनेगा, है ना, 9 बनेगा। यहाँ पे 13/3 है ना, ये 3 है ना, ये 3 है ना, और ये 6 है ना, तो ये भी कटेगा, ये कटेगा तो क्या बनेगा 1/2 बनेगा, है ना, 1/2 बनेगा। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 1/9 और 1/2, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका भी जो रेखा होगा आपका, तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा और प्रतिच्छेद होगा। बस इसी चीज को आपको प्रूफ करना था, जो कि हो गया। और प्रतिच्छेद होगा तो एक हल होगा और संगत होगा, उस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से करेंगे। तो A1 का वैल्यू कितना है 6 है। अब डायरेक्ट करते हैं हम लोग, और 2 है और यहाँ पे -3 है
और यहाँ पे क्या है -1 है। देखिए मिला करके देखिए, तो इसको अगर काटिएगा तो आपको क्या होगा, 3 हो जाएगा। ऊपर में देखिए माइनस से माइनस करिएगा तो 3 होगा, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे देखिएगा तो आगे क्या है आपका 10/9 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ये जब करिएगा तो 10/9 रहेगा, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे लास्ट में एग्जिस्ट नहीं करे तो एक सरल रेखा इस प्रकार से जाएगा और दूसरा सरल रेखा इस प्रकार से जाएगा, और दोनों के बीच का जो समान का दूरी होगा वो हर जगह बराबर होगा, यानी कि पूरा समांतर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। और समांतर में क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, असंगत होता है, असंगत होता है, असंगत होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से जान जाइए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहता है। यहाँ पे 3 नंबर सवाल है। तो 3 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि अनुपात आपको जो है 1/2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। संगत तब होता है जब उसका हल पॉसिबल होता है, और असंगत तब होता है जब उसका हल पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो A1 का वैल्यू है 3, A2 का वैल्यू है 2, और यहाँ पे क्या है 2/3 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3/2 और 2/3 उल्टा है डायरेक्ट सा, और न माइनस में है, तो बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को बराबर नहीं है, तो ये इसका जो रेखा होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, और क्या होगा, तो प्रतिच्छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद होगा और संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा, ठीक है, संगत होगा। तो इसमें जो कह रहा था संगत है क्या असंगत है, तो पहला जो होगा आपका संगत होगा। उसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कहता है। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, इक्वल टू में -3/6 हो जाएगा। तो देखिएगा तो 2/4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कटेगा तो माइनस से माइनस कटेगा और 1/2 हो जाएगा। तो ये सही बात है, तो 1/2 एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल टू के इधर का वैल्यू लिख रहे हैं तो इधर में भी इक्वल टू का इधर का ही वैल्यू लेंगे, तो 8/9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक रेखा इधर जाएगा एक रेखा इधर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, तो आपका 3/2 है, और बटा करेंगे हम लोग किसका, 9 का। यहाँ पे 5/3 है, और बटा करेंगे 10 का। देखिए यहाँ पे मिलाइए, ये जब कटेगा तो जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा आपको, ये 3/9 27 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, तो 3/2 और गुना में है ना 9 है, इस प्रकार से। तो आपका 27/3 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा ये आपका 50/3 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे 7/14 है, 7 क्या है, 14 है। ये आपको सीधा सीधी हो जाएगा 1/2 के बराबर, और ये पता नहीं कितना के बराबर होगा ये, क्योंकि 50/3 हो जाएगा, और 9 27/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को सोच पा रहे हैं। उसी प्रकार अगला देख लीजिए क्या कहता है।
अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5/-10 इक्वल टू में -3/6। इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1/-2 मिलेगा, और इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो -1/2 मिलेगा, जो कि -1/2 और -1/2 एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 11 मिलेगा और -22 मिलेगा, यानी कि 1/-2 यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका भी देखिए, इसका भी एक दूसरे को क्या होगा, एक दूसरे पे अनंत हल होगा, तो इसका क्या होगा, संगत होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसका हल पॉसिबल होगा उसका संगत, जिसका हल पॉसिबल नहीं होगा उसका असंगत। तो इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4/3 है, 2 है और 8 है, आप करके बताइए कि ये संगत है असंगत है। और उसी प्रकार से अगला जो भी क्वेश्चन है आप इसका 4 नंबर का ये सब आप करिएगा, प्रैक्टिस खुद से करिएगा, और नहीं तो अगला वीडियो में मैं आपको 4 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये 4 का पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर से। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। और ये जो एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको सारी बात समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में, है ना। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपको तभी बढ़िया से समझ आएगा जब आप ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट था इसका मैं आपको अच्छी तरह से दिया हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आप सीख रहे हैं तो आपका दोस्त भी सीखना चाहिए। ठीक है, और बाद में चलते चलते मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो दुनिया की खूबसूरती आंखों से नहीं ज्ञान से देखी जाती है। तो ज्ञान को जेहन में रखते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।